इफ योर स्ट्रगल इज कि आप एक पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे और आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है एक पर्टिकुलर चैप्टर में, ऐसा होता है, हर एक सब्जेक्ट में होता है। और केमिस्ट्री में तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, सर कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जो हमें नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें? उनको छोड़ दें क्योंकि पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप होगा नहीं, तो आप पढ़ाई नहीं करोगे तो अल्टीमेटली वो छूट ही जाएंगे। क्योंकि लास्ट में अगर हम सोचें कि उनको कवर कर लेंगे कुछ ना कुछ करके, वन शॉट देख लेंगे, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, तो आई विल टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस। बिकॉज जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था केमिस्ट्री, तो काफ़ी चैप्टर्स ऐसे भी थे जो मुझे नहीं आते थे या मैंने अपनी प्रेपरेशन के टाइम पे अच्छे से नहीं पढ़े, तो मेरे वो चैप्टर्स बहुत वीक थे। बट अगर आपको पढ़ाना है, क्लास को पढ़ाना है, तो आपको तो चैप्टर अच्छे से आना ही चाहिए। नॉट जस्ट अच्छे से, काफ़ी अच्छे से आपको आना चाहिए। बिकॉज बच्चा काफ़ी सारे डाउट्स पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। एंड ये टाइम है ऑफलाइन कोचिंग का। ठीक है, ऑनलाइन वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन के ज़माने में, क्योंकि तब तो बच्चा क्लास में बैठा डायरेक्टली पूछ लेता है। अब ऑनलाइन में उतनी सारी चीज़ें डायरेक्टली आप पूछ नहीं सकते, तो एक सेफ जोन रहती है। पर ऑफलाइन में तो बच्चा धड़ाधड़ एकदम करके क्वेश्चंस की गोलियां बरसाता है। तो तब मेरा तरीका बेसिकली क्या था, देखिए, अगर मैं आपको एक बिल्कुल जनरल सा एग्जांपल दूं, आपको कोई भी चीज़ पसंद है कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में बहुत अच्छा है, मान लीजिए अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो कैसे अच्छे हैं, आपने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया। कोई बच्चा बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, तो उसमें इंप्रूव कैसे किया? बहुत अच्छी ड्राइंग क्या पहले दिन से करना स्टार्ट कर दिया था? नहीं, उसने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया, सीखा, कुछ गलतियां की, उन गलतियों को धीरे धीरे इंप्रूव किया। तो जितना आप किसी चीज़ के ऊपर टाइम स्पेंड करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी वो चीज़ इंप्रूव करती जाएगी। ये तो मतलब बाय डिफॉल्ट एक सिंपल लॉजिक है। दूसरा, आप एक और चीज़ समझिए, जब भी आप किसी चैप्टर को शुरू करते हैं, स्टार्टिंग के 2 पेजेज़ ही आपको बता देंगे कि आपको ये चैप्टर में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपको ये समझ आएगा कि नहीं आएगा। पहले पेज पढ़ते-पढ़ते हमें समझ आ जाता है कि बॉस ये मज़ा या तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है या बहुत ही रद्दी लग रहा है, मैं इसको पढ़ने नहीं वाला। तो पहला पेज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। डू नॉट डायरेक्टली मूव ऑन टू कि सर पहले पेज पे तो इंट्रोडक्शन होता है, वो क्या है? जब बच्चा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को छोड़ देता है ना, वो डायरेक्टली आ जाता है मेन लॉ के ऊपर कि उसके बेसिक लॉज क्या हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। कहाँ से रिलेट करोगे? यू हैव टू फील द कनेक्शन विद द सब्जेक्ट, विद दैट चैप्टर। जैसे आज बात हो रही थी बच्चे के साथ कि सर केमिकल इक्विलिब्रियम समझ नहीं आ रहा है, इक्विलिब्रियम समझ नहीं आ रहा है। तो क्या आपने डायरेक्टली इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना स्टार्ट कर दिया? नहीं, देखो यार इक्विलिब्रियम क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ो, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल पढ़ो, फिर गूगल पे जाके और जगहों पे और किताबों में। इक्विलिब्रियम, अगर हम ब्रीदिंग की बात करें, तो ब्रीदिंग में आप जो ब्रीद इन करते हो कैसे करते हो? थोड़ा अंदर सा वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे कि एयर अंदर आती है, ब्रीद इन होता है, तो आपके लंग्स में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता है, थोड़ा वो सैचुरेट होते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा। तो जो ब्लड आ रहा है, उस ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट कम है, ठीक है, तो वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और वहाँ से ऑक्सीजन गेन करता है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन लंग्स में है, वहाँ से वो लो कंसंट्रेशन ब्लड में जा रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ही तो है। तो इनहेलिंग एक्सहेलिंग ये सब इक्विलिब्रियम है। अगर ब्लड की बात करें, ब्लड अपनी पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है, बिकॉज ब्लड एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम है। इसको छोड़ो, अब एक बहुत एग्जांपल अच्छा लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस, जिसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी मेंटेन करने में ओशंस की बहुत बड़ी भूमिका है या बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ओशंस में जो पानी है, वो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो H2O प्लस CO2 गिव्स यू H2CO3 कार्बोनिक एसिड, राइट? तो जैसे एयर में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब वाटर में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वाटर में धीरे धीरे कार्बोनिक एसिड ज्यादा बनेगा, जिससे ओशंस का पानी धीरे धीरे ज्यादा एसिडिक हो रहा है। नॉट इतना एसिडिक कि आपको वो फील होगा, बट उसमें माइन्यूट सा भी जो डिफरेंस आ जाता है, वो ओशंस के जो इकोसिस्टम है, मरीन का जो इकोसिस्टम, मरीन लाइफ का, उसके लिए बहुत डेंजरस है। वेरी स्मॉल चेंज इन द पीएच कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय द एंटायर मरीन इकोसिस्टम। ये हुआ है, आप कभी पढ़िए इसके बारे में, हाउ द राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स आर किलिंग द मरीन दिस इकोलॉजिकल सिस्टम, पढ़िए उसके बारे में। तो आपको पता लगेगा यार इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली अ वेरी वेरी डीप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जब आप किसी भी चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसके बारे में पढ़ो, फाइंड आउट द रीजन, फाइंड आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट चैप्टर, उसका डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ एप्लीकेशन है। उससे आपको फिर उसमें ना कुछ एक क्यूरोसिटी डेवलप होगी। वंस क्यूरोसिटी डेवलप्स, फिर चीजें पढ़ना आसान हो जाता है। फिर आप अगर कुछ चीजें नहीं समझ आई हैं, क्लास में आके उनको डिस्कस कीजिए टीचर के साथ। ये टीचर अगर बहुत सपोर्टिव नहीं है, तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। तो द मोर यू डिस्कस अ पर्टिकुलर चैप्टर, उतना ही आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। ट्राई दिस।
आई हैव डन इट लाइक मैनी टाइम्स। अब मेटलर्जी चैप्टर था, मुझे पढ़ाना था, ठीक है, इन दोज डेज आई वाज टीचिंग इन एलन। तो मेटलर्जी और कभी खुद नहीं पढ़ा ढंग से, और इतना बकवास चैप्टर लगता था, और अब बच्चों को पढ़ाना है इतना बोरिंग चैप्टर, वो भी इंटरेस्ट के साथ, तो क्या करना है। तो आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट कि मेटलर्जी की ना बैकग्राउंड क्या थी, कहाँ से मेटलर्जी स्टार्ट हुआ, कैसे, बिल्कुल शुरू में गूगल पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, विकीपीडिया के ऊपर। फिर उसके बाद अच्छा ऐसे ऐसे धीरे 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 प्रोसेसेस जो थे वो रिफाइन होते चले गए, है ना, मतलब बिल्कुल आयरन एज से लेके अगर हम स्टार्ट करें बातचीत, तो पता लगता है कि अच्छा यार मेटलर्जी इतनी पुरानी चीज़ है, इतनी पुरानी है। एंड वर्ल्ड वॉर जब हुई तो उसमें अब ऑब्वियसली बात है, वर्ल्ड वॉर में एम्यूनिशन चाहिए थे, बड़ी अच्छी अच्छी तोपें चाहिए थी। तो तोपें ऐसी मटेरियल की चाहिए, ऐसा स्टील चाहिए कि तोप का गोला जाए तो तोप ना फटे, वो आगे जाके फटे। तो उसके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टील चाहिए थे। तो उस समय मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। वो क्या हुई, अगर आप स्टील के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स। तो पढ़ो, तो वहां से इंटरेस्ट आता है, अच्छा ऐसा हुआ, फिर ये किया, फिर इसमें ये चेंजेस किए तो उससे ये बेनिफिट हुआ। तो व्हेन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, पहले ये प्रॉब्लम आ रही थी यार, फिर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये फेल हो गया, तो मैंने एक्चुअली लाइफ स्टोरी पढ़ी, स्टील की प्रोडक्शन को जैसे इंप्रूव किया गया। मुझे बेसिमर कन्वर्टर है ना जो पढ़ते हैं ना, बेसिमराइजेशन ऑफ आयरन, तो उससे जो स्टील बनता है बहुत अच्छी क्वालिटी का बना था वो। पर जिसने एक्चुअली उसका पेटेंट बनाया, जैसे रिसर्च की, उसने 3 इंडस्ट्रीज को वो पेटेंट बेचा, तीनों इंडस्ट्री की वॉट लगे, क्यों, उनको एक्चुअली प्रोसेस समझ ही नहीं आया इसको कैसे यूज करना है, तो वो पिट गया मामला। तो अल्टीमेटली जिस बंदे ने पेटेंट निकाला था, जिसने रिसर्च की थी, उसको खुद को अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ी, क्योंकि वो जानता था एग्जैक्टली कितना प्रिसाइज, कहां पर क्या चीज, एयर का फ्लो कट करना है, कहां पे वो फ्लो स्टार्ट करना है, कहां पे वो रोक देना है। तो उसने जब वो किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा। एंड एवरीथिंग वट एवर यू स्टडिंग इन साइंस इज एक्चुअली रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। डेफिनेटली। चलो आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, उसके बारे में पढ़िएगा, सोचिएगा। जो हम कपड़े पहनते हैं, डू यू थिंक आर, जो हम कपड़े पहन रहे हैं, खरीद रहे हैं इतना सारा फैशन के चक्कर में, इज इट किलिंग द प्लैनेट? अगर इफ यस, डेफिनेटली इफ इट यस, तो कैसे, क्या लग रहा है आपको, क्या उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, और क्या आपकी बॉडी के ऊपर आप किस तरह का कपड़ा पहनते हो उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? कैन यू एक्चुअली, कैन योर क्लोथ्स प्रोवाइड यू एनर्जी और टेक एनर्जी अवे फ्रॉम यू? आपकी एनर्जी लेवल बढ़ा दें या कम कर लें, ऐसा हो सकता है कि जस्ट चॉइस ऑफ क्लॉथ, कौन सा कपड़ा आप पहन रहे हैं बॉडी के ऊपर, उसका हमारी एनर्जी लेवल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? थोड़ा सोचिए इसके बारे में, एक और सेशन में इसके बारे में बात करूंगा मैं। लेट मी नो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वेरी कैंडिड डिस्कशन, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कोई प्लान नहीं किया था। तो अगर आपको अच्छा लगा तो बताइए, तो विल हैव मोर सच सेशंस, एंड तब तक के लिए स्माइल करते रहो यार, ठीक है, क्योंकि परेशानियां तो बहुत आती है प्रेपरेशन में, पर थोड़ा सा स्माइलिंग फेस हो, अगर ज़बरदस्ती भी स्माइल करोगे ना तो अंदर एक फील गुड वाला फैक्टर आता है, ठीक है। एंड एवरीबडी गोज थ्रू दिस हार्डशिप्स। तो लगे रहिए, डटे रहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।